कर लिया होगा। सर एक बार फोर्थ पॉइंट बता दो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाला। देखो, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऐसा पर्सन जो रेजिडेंट होने के साथ साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है इन इंडिया, सच पर्सन shall be required to file return of income if at any time during the previous year such person holds any asset including any financial interest in any entity। फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्या हो सकता है? शेयर होल्डिंग हो सकती है उसकी, शेयर होल्डिंग हो सकती है किसी कंपनी में, किसी आउटसाइड इंडिया जो कंपनी है रजिस्टर्ड है उसमें, ठीक है ना। इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी कंट्री लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और हैज साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो साइनिंग अथॉरिटी का मतलब भी यही हो गया भाई, कंट्रोल है उसका, भाई उसके सिग्नेचर से काम हो रहे हैं, ठीक है ना, मतलब उसकी चल रही है उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो उस केस में भी उसके लिए रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना। मैं भी आपको ना बड़े लेवल की गेम्स बताऊंगा कैसे होती हैं ये। आप लोगों की, हमारी जो गेम्स हैं बहुत छोटे लेवल की हैं, लाख, 2 लाख, 10 लाख। मान लो, मान लो किसी के पास 2,000 करोड़ रुपए हैं इंडिया में, और उसकी दुनिया में अलग अलग जगह बहुत सारी कंपनीज चल रही हैं, और उनमें से कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ, वहां जहाँ पे चल रही हैं, वहां पे टैक्स ही नहीं है, जीरो टैक्स है। अब वो पैसा अगर, क्योंकि इंडिया में रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, इंडिया में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेगा, इंडिया में दिखाएगा कि मेरी उस कंट्री में इनकम हुई, वहां कोई टैक्स नहीं लगा, उस कंट्री से इनकम हुई तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर इंडिया में टैक्स ले लेगी। सर ऐसा होता है, बिल्कुल। आपकी फॉरेन इनकम, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए इंडियन इनकम के साथ साथ फॉरेन इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल है। सर ऐसे तो डबल टैक्सेशन भी हो जाएगा, पता चला उस कंट्री में भी टैक्स लग गया, हमारी कंट्री में भी टैक्स लग गया। इसके ऊपर सेक्शन 90, सेक्शन 90A, सेक्शन 91 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रिलीफ दिया गया है कि अगर आपने वहां टैक्स पे कर दिया तो इंडिया में जो टैक्स आपने बाहर पे किया उसका रिलीफ मिल जाएगा। और कुछ केसेस में हो सकता है कि बैलेंस टैक्स आपको इंडिया में पे करना पड़े। जैसे यहाँ 40% था, वहाँ 30% था, 30% वहां दे दिया तो यहाँ सिर्फ 10% ही देना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। मैं बहुत शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, अदरवाइज सेक्शन 90, 90A, 91 को बहुत डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। बायलैटरल रिलीफ है 90, 90A, 91 है यूनिलैटरल रिलीफ। बायलैटरल रिलीफ क्या होता है? जिसमें हमारी कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में कोई एग्रीमेंट है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA साइन होता है दोनों कंट्रीज के बीच में, सेक्शन 90 या 90A में। तो अगर एक कंट्री में दे दिया तो दूसरी कंट्री में रिलीफ मिल जाता है। सेक्शन 91 में यूनिलैटरल रिलीफ होता है, अगर उस कंट्री के साथ एग्रीमेंट नहीं भी है तो भी इंडियन इनकम टैक्स में रिलीफ देने के प्रोविजंस हैं कि भाई वहां टैक्स पे किया है तो उसका आपको यहाँ कुछ ना कुछ बेनिफिट, डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन मान लो अब मैं इंडिया से बिजनेस कर रहा हूँ, बाहर मैं किसी टैक्स हेवन कंट्री में बिजनेस कर रहा हूँ जहां टैक्स जीरो है, मेरे ऊपर टैक्स ही नहीं लग रहा। भाई मैं 100 रुपए वहां से कमा रहा हूँ तो 40 रुपए इंडिया में टैक्स दे रहा हूँ, ये तो बेवकूफी है, जबकि इनकम बाहर से है। मैं क्या करूंगा? उस इनकम को बाहर ही रखूंगा, इंडिया लाऊंगा ही नहीं, इंडिया में बताऊंगा ही नहीं, या मैं इंडिया में नॉन रेजिडेंट हो जाऊं। भैया 182 दिन से ज्यादा मैं इंडिया से बाहर रहना शुरू हो जाऊं, मैं ऐसे ऐसा काम करूं अगर इंडिया में नॉन रेजिडेंट हो गया उसके हिसाब से प्लानिंग करूं तो बाहर वाली इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं होगी। समझ रहे हो? दिस इज नोन एज टैक्स प्लानिंग। सरकार इस बात से बहुत दुखी है क्योंकि अच्छे दिमाग वाले लोग इंडिया से बाहर निकल जाते हैं, बाहर जाके टैक्स हेवन कंट्रीज में नोट छापते हैं, वहीं पैसा रख लेते हैं, इंडिया में अपना स्टेटस नॉन रेजिडेंट का बना लेते हैं। फिर आते हैं CFC रूल, कंट्रोल्ड फॉरेन कॉरपोरेशन रूल्स। फिर आता है सब क्लॉज F, बायलैटरल यूनिलैटरल तक बहुत है। मतलब सरकार चाहती है कि भाई ऐसे लोगों से भी टैक्स, इससे ना हमारी कंट्री को भी तो लॉस हो रहा है। क्या लॉस हो रहा है? कोई कमेंट कर सकता है इसके ऊपर? भाई पैसा अगर इंडियन सिटीजन का, इंडियन रेजिडेंट का जो बाहर जा गया है, बाहर से कमा रहा है, अगर वही पैसा लेकर इंडिया में आता तो इंडिया में पैसे की वैसे ही कमी है, कैपिटल की, कैपिटल इंडिया में आती तो हमारी कंट्री को, इकोनॉमी को भी बेनिफिट होता, बूस्ट मिलता। लेकिन टैक्स बचाने के चक्कर में वो पैसा ही बाहर रख लेगा। ये लोग जानबूझ के ऐसी टैक्स प्लानिंग करते हैं, ऐसी प्लानिंग करते हैं, या ऐसा स्टेटस एक्वायर करते हैं रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का कि ये बाहर की इनकम पर टैक्स लगने से बच सके। तो उसी के लिए इस तरह के प्रोविजंस बनाए कि अगर आपका बाहर की किसी एंटिटी पे कंट्रोल है तो रिटर्न फाइल करनी होगी।
इसके पीछे कहते हैं ना, जो सामने लिखा है दैट इज नॉट कंप्लीट, बिहाइंड द रूल बिहाइंड द सीन क्या है वो भी पता होना चाहिए। इनकम टैक्स की रिटर्न इसीलिए फाइल करवा रहे हैं कि भाई बाहर क्या कर रहे हो आप वो तो पता चलेगा। लॉजिक समझ गए? इसके ऊपर और बहुत सारे प्रोविजन है, सेक्शन 92E है जिसके बारे में डिस्कशन नहीं किया। तो अभी इतना बहुत है। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, सच पर्सन shall be required to file return of income if at any time during the previous year such person holds any asset including any financial interest in any entity outside India, located outside India, or as signing authority in any account located outside India। तो भाई बताओ ना, रिटर्न फाइल करके बताओ आप क्या कांड कर रहे हो बाहर आउटसाइड इंडिया। बताना पड़ेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को भी चाहिए इन्फॉर्मेशन। सर वैसे तरीका तो अच्छा है भाई, शॉपिंग होती है आज के टाइम में, किस कंट्री में पैसा लगाया जाए। जिनके पास पैसा है वो शॉपिंग करते हैं, सरकार से बात करते हैं भाई हम आपके यहाँ बिजनेस लगाएंगे, सेटअप करेंगे, हमसे टैक्स कम लेना या टैक्स लो मत। हम आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस सेटअप करेंगे। जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जाके फॉरेन में अलग अलग कंपनीज के जो सीईओ हैं उनसे मिलते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है, आओ इंडिया में इन्वेस्ट करो, हम आपको ये बेनिफिट देंगे। फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स पॉइंट, चलो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। इसको लेकर बड़ा कंसर्न रहता था कि सर लास्ट डेट क्या है, किस डेट तक हमें इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है। रिटर्न इज टू बी फाइल्ड इन जनरल अप टू 31st जुलाई। ऑफ द असेसमेंट ईयर। भाई जनरल प्रोविजन है, 31 जुलाई तक आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होती है। However, in the following cases, the last date shall be 31st अक्टूबर। सर अब तो 31st दिसंबर कर दी, तो हम नोट में लिख सकते हैं। कोई बात नहीं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो नहीं, पहले तो आपको यही लिखनी है क्योंकि बेसिक प्रोविजन है ये। फिर आता है द टाइम लिमिट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल, ठीक है ना, वो बाद में आता है। एवरी कंपनी एसएससी, भाई 31 अक्टूबर किसके लिए? कंपनी एसएससी के लिए। For the previous year 24-25, ABC Limited has to file its return of income up to 31st October 2025. Any other person who is required to get his accounts audited, audit जिसके लिए कंपलसरी है, ठीक है ना, either under Income Tax Act और under any other act, भाई उसके लिए भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर होगी। कोई डाउट तो नहीं है? मेनली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हमारे पास कांटेक्ट करते हैं, अभी भी रिसेंटली 2-3 दिनों में कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया जीएसटी के बारे में, रिटर्न कैसे फाइल होगी उसकी नॉलेज के लिए, टैक्स कितना देना होगा उसकी नॉलेज के लिए। तो पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए ये चैप्टर सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, ठीक है ना, जिन्हें सीए सीएस सीएमए के एग्जाम नहीं देने, वो सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, ठीक है ना, पढ़ रहे हैं कि रिटर्न्स कैसे फाइल होती है, क्या होता है, थोड़ा नॉलेज हो, थोड़ा आइडिया हो, ताकि इन चीजों को कर सके। तो पूजा का देखा जाए तो आपके लिए भी ये चैप्टर ज्यादा रेलिवेंट है, ठीक है ना, कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट्स कौन सी होती हैं, किस किस को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है, तो यस सर। किस किस डेट तक करनी है,